Functioning of kidney. So, let's talk about this in detail. The main function, as you guys know, the main function of kidney is यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनीज जो हैं वो यूरिन बनाती हैं और उस यूरिन में बेसिकली वो क्या कर रही होती हैं, उस यूरिन में वाटर एक्सक्रीट कर रही होती हैं। वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के साथ यूरिया प्लस यूरिक एसिड। सो ये सारी चीजें मिलके यूरिन की फॉर्म में, सॉरी, यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। इसमें वाटर और सॉल्ट जो है वो वाटर और सॉल्ट ये दोनों जो है ऑस्मो रेगुलेशन का पार्ट होंगे। और इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और यूरिया और यूरिक एसिड बेसिकली एक्सक्रीशन यानी मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो है उस मतलब एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट का पार्ट है यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन किडनी, हाउ ऑल दीज फोर प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इस वीडियो में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So guys, as you know, the main function of kidney is urine formation, which takes place in three steps. इसमें three steps involved होते हैं. First one is pressure filtration that happens in this corpuscle, that is renal corpuscle. उसके बाद एक जो है रीनल कार्पसल में प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। आफ्टर दैट अगले पार्ट्स में जाके हम लोग जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी एंड देन ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन की। तो व्हाट प्रेशर फिल्ट्रेशन इज, तो यू नो कि रीनल वेन से जो भी आपका कंटामिनेटेड ब्लड है जिसके अंदर यूरिया, वाटर, सॉल्ट्स ये सब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में रीनल वेन के थ्रू, सॉरी बॉडी में कह रही हूँ, वो हमारी किडनी में रीनल वेन के थ्रू एंटर होते हैं इस ग्लोमेरुलस में, जो कैपिलरीज के अंदर वो इतनी प्रेशर से एंटर होते हैं कि जो हमारी कैपिलरीज हैं वो इतनी बारीक होती हैं कि उस प्रेशर की वजह से उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स उस ब्लड के अंदर होते हैं वो इसके अंदर से निकल के बोमैंस कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं, यानी बोमेंस कैप्सूल में वो सारे का सारा चीज आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कोई छन्नी या सीव आपके घर में जो आपने चाय पुनने के लिए आप बाज़ात यूज कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह कैपिलरीज के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड और यूरिया और वाटर और सॉल्ट्स है ना, वो सारे के सारे प्रेशर से बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं और कैपिलरीज के अंदर जितनी भी फैट्स हैं और जितने भी ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो वो वहाँ रह जाते हैं। बिल्कुल जैसे ही आप चाय की पत्ती जिस वक्त जब आप चाय पुनते हैं तो आपको आइडिया है कि जो उसकी पत्ती या जो लीव्स होते हैं, टी लीव्स या कॉफी लीव्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बाकी जितना भी लिक्विड होता है जिसके अंदर जो है वो चाय का फ्लेवर भी मिक्स हो गया होता है और जिसके अंदर शुगर भी मिक्स हो गई होती है, दूध होता है, वो सारे का सारा चूंकि वो बहुत मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो जो है वो उस छन्नी से निकल जाते हैं, उस सीव से, उस यू कैन से नेट से जो है वो निकल जाते हैं। तो सेम दैट प्रोसीजर हैपेंस हियर कि एक प्रेशर से ब्लड यहाँ पे एंटर होता है और उसका एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वो सारे वो यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल में आ जाता है और बाकी जितने भी ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल दोस, वो जो है वो इन कैपिलरीज के अंदर स्टे कर जाते हैं। नाउ
Let's read what's written here. When the blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of blood is very high, and so most of the water, salts, glucose, and urea of blood is forced out of glomerular capillaries. वो capillaries से force out कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. This material passes to Bowman's capsule. ये material जो है वो Bowman's capsule में, that is surrounding the glomerulus, Bowman's capsule में चला जाता है and is called glomerular filtrate. So what glomerular filtrate is? Glomerular filtrate basically consists of, consists of water, uric acid or urea, salts, glucose, etc. Okay. So, the material that passes into Bowman's capsule from glomerulus due to pressure filtration, yeah, as a result of pressure filtration, is known as glomerular filtrate, and it consists of following products or following elements or following materials. इसके अलावा अब देखिए, प्रेशर की वजह से तो सारा कुछ ही निकल गया ना, बहुत सारा पानी निकल गया, बहुत सारे सॉल्ट्स निकल गए, बहुत सारा ग्लूकोज निकल गया, लेकिन हमने सारे का सारा पानी और सारी की सारी चीजें तो बॉडी से आउट नहीं करनी है. हमने कुछ पार्ट अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब भी करना है, रिटेन भी रखना है, कुछ पार्ट को अपनी बॉडी में वापस वापस भी लेके आना है. सो इन द सेकेंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स. ग्लोमेरुलर जो है फिल्ट्रेट जो है, जैसे ही वो बोमैन कैप्सूल से आगे मूव करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द भी काफी सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो उसको एब्जॉर्ब बैक कर लेते हैं. In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into blood capillaries surrounding renal tubules. Renal tubules के against renal tubule पूरे के पूरे, proximal भी, loop of Henle भी, distal भी, तीनों पार्ट्स में यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है. लेकिन किस तरह से होती है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं. इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट्स मूव करते हैं. सॉल्ट्स मूव करने के साथ साथ वाटर मूव कर जाता है, ताकि वो कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके, उसके पीएच को मेंटेन किया जा सके. इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं. सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. के थोड़ा सा मतलब कुछ पानी की क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी जो स्टार्टिंग पार्ट है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है. Here salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. और salts जो है वो active transport के थ्रू मूव करते हैं. इसके अलावा इसके बाद जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू फॉलो कर लेता है, यानी वो सॉल्ट्स के साथ वो भी एब्जॉर्ब बैक हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. डिसेंडिंग कहते हैं नीचे उतरता हुआ, यानी नीचे की तरफ जाता हुआ. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी कि ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसका ये जो डिसेंडिंग लूप है जो नीचे की तरफ जहां से मूव कर रहा है ग्लोमेरुलस से, दिस वन, इस पार्ट में अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये पार्ट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलाउ करता है, while द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट. और इसी तरह जो असेंडिंग लूप है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स को अलाउ करता है. यानी यहाँ पे पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, यहाँ पे पानी, और यहाँ पे
salts. Okay. The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into blood. तो ये जो distal convoluted tubule है जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे दोबारा से वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट में इफ आई मार्क इट इन ग्रीन, तो फर्स्ट पार्ट में जो proximal convoluted tubule है, proximal convoluted tubule में, if this is not that much bright, तो proximal convoluted tubule में जो चीज एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज ग्लूकोज. असेंडिंग लूप में, सॉरी, असेंडिंग लूप में सॉल्ट्स और डिसेंडिंग लूप में वाटर. वाटर यहाँ पे भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है और इसके अलावा डिस्टल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. ठीक है. आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. इसके अलावा बात आती है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन की. ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में क्या होता है? दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड डिफरेंट आयंस क्रिएटिनिन, यूरिया एटसेट्रा आर secreted from blood into the filtrate in रीनल ट्यूब्यूल. जो रीनल ट्यूब्यूल है, यानी ये जो पूरी की पूरी ट्यूब्यूल है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कह रहे हैं, जिसके थ्री पार्ट्स हैं. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग कह रहे हैं कि ये रीनल ट्यूब्यूल है. रीनल ट्यूब्यूल में सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, इसके अलावा इसमें बहुत से आयंस, बहुत से क्रिटिनिन, बहुत से यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो भी इस पार्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट बनता है. यानी वो भी जो है, वो जब ब्लड है वो भी इस यहाँ से जब एक्सक्रीट करते हैं, हमारी जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड के अंदर से उस चीज़ को एक्सक्रीट करती हैं और वो हमारे ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट बन जाता है. दिस इज डन टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ ब्लड. हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए इन आयंस का, क्रिएटिनिन का और यूरिया का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. So guys, this is the end of today's topic. If you guys have any query regarding this, just feel free to comment down below and I'll try my best to get back to you as soon as possible. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. And this is another table. Just learn it and this might be tested in MCQs and other things. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.